क्या होगा अगर आप जो भी इमेजिन करो वो तुरंत रियलिटी बन जाए? मिलिए हमारे एमसी से, जिसके पास एक ऐसी गॉडलाइक पावर है कि वो अपनी सोच से पूरी दुनिया बदल सकता है। जब उसका रीबर्थ एक बैडली इंजर्ड बॉडी में होता है तो वो बस एक बार इमेजिन करता है मेरी बॉडी पूरी तरह हील हो जाए, और बूम, उसके सारे जख्म जादू की तरह भर जाते हैं। इतना ही नहीं, वो इमेजिन करता है कि वो अर्थ, वाटर, एयर और फायर जैसे सभी एट्रीब्यूट्स को कंट्रोल कर सके, और पलक झपकते ही वो इन सारी शक्तियों का मालिक बन जाता है। लेकिन रुकिए, इस पावर में एक बहुत बड़ा डार्क ट्विस्ट है। जैसे एक मास्क वाली लड़की बाहर से बहुत प्रिटी लगती है, पर नकाब के पीछे असल में वो अगली होती है, वैसे ही इस इमेजिनेशन को हकीकत का शेप देना और उसे स्ट्रांग बनाना पूरी तरह एमसी के हाथों में है। अब हमारे एमसी का सिर्फ एक ही मकसद है, अपनी इस रियलिटी बेंडिंग पावर को इतना खतरनाक बनाना कि वो उन फेक फ्रेंड्स से अपना डेडली रिवेंज ले सके जिन्होंने उसे बिट्रे किया था। अब कहानी शुरू होती है। दुनिया भर में रहस्यमयी डंजन्स की ओर ले जाने वाले गेट्स दिखाई देने लगे और उन डंजन्स के मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे। इंसानियत इन क्रीचर्स के सामने बेबस थी, और उन्हें रोकने वाले सिर्फ वही लोग थे जिन्होंने अपनी मैजिकल एबिलिटीज को अवेकन किया था। इन लोगों के बीच गोल्डन सीकर्स नाम का एक ग्रुप था, जो बेहद पावरफुल लोगों का समूह था और दुनिया को सबसे ताकतवर मॉन्स्टर्स से बचाने का काम करता था। इनमें इंगोल्फ फेंडिट्स, क्लॉडिया बुर्जू, नथानियल कावेल, इवाको हिडेकी और लेरुआकी शामिल थे। ये पांचों हीरोज अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके किसी भी मॉन्स्टर को हरा देते थे जो इंसानी दुनिया में कदम रखता था। लेकिन उनके मन में हमेशा बाकी आबादी का भला करने का ख्याल नहीं रहता था। जब एक सिविलियन को एक मॉन्स्टर ने कोने में घेर लिया तो इंगोल्फ ने क्लॉडिया को जाकर विक्टिम्स की मदद करने का ऑर्डर दिया, लेकिन उसे उनकी इतनी परवाह नहीं थी कि वो अपनी जगह से हिले। ऐसा लग रहा था कि वो आदमी एक ओगर द्वारा पकड़ा जाने वाला है। लेकिन तभी गोल्डन सीकर्स के आखिरी मेंबर और लीडर ने उस मॉन्स्टर का चेहरा अपनी किक से उड़ा दिया। मिसाटो कियो मुस्कुराते हुए सबको बताता है कि बाकी के मॉन्स्टर्स को वो अकेले ही देख लेगा। सब ठीक है, ये पक्का करने के बाद वो छलांग लगाता है और अपने हाथ में एक बड़ा एनर्जी ब्लास्ट चार्ज करता है, जिसका इस्तेमाल वो मॉन्स्टर्स के बीच एक ह्यूमन रेकिंग बॉल की तरह घुसने और उन सबको तुरंत खत्म करने के लिए करता है। बाकी सब उसे हैरानी से देखते रह जाते हैं, क्योंकि वो अकेले ही मॉन्स्टर्स की उस विशाल फौज को खत्म कर देता है। लेकिन उसकी इतनी ताकत की उम्मीद तो थी ही। आखिर अपनी टाइम मैजिक की बदौलत वो फ्यूचर देख सकता है और उसे हमेशा पता होता है कि मॉन्स्टर अगला कदम क्या उठाएगा। ताकत के इस लेवल पर मिसाटो अब इंसान नहीं रहा था। कुछ ही मिनटों में सड़कों पर मॉन्स्टर्स की आर्मी मरी हुई पड़ी थी और मिसाटो आखिरी मॉन्स्टर का सामना करता है। वो भी दूसरों की तरह आसानी से ढेर हो जाता है और मिसाटो आखिरकार सुकून महसूस करता है कि उसने लोगों की शांति की रक्षा कर ली है। अब उसके लिए बस गेट को सील करना बाकी था ताकि और मॉन्स्टर्स बाहर ना आ सकें। जैसे ही वो गेट को सील करता है, एक ब्लास्ट उसे सीधे डंजन के अंदर फेंक देता है, जिससे वो अपने ही सील के पीछे फंस जाता है। उसके पांचों टीममेट्स बाहर से उसे बिना किसी परवाह के देखते रहते हैं। अपनी टाइम कैपेबिलिटीज होने के बावजूद उसने पहले कभी ऐसा फ्यूचर नहीं देखा था। वो सील के पास चलकर जाता है और उनसे पूछता है कि क्या वे सब इस भयानक प्लान में शामिल थे और उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। उनके लिए जवाब बिल्कुल साफ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी सबको सुरक्षित रखने की आदत ने उनकी टीम को लगातार खतरे में डाला था। वो एक लेवल 100 मॉन्स्टर बन चुका था जो टाइम एट्रीब्यूट मैजिक इस्तेमाल कर सकता था, जबकि उसकी टीम के बाकी लोग सिर्फ पैसे कमाना चाहते थे। अब वे उससे तंग आ चुके थे और ये समय था उसे सील करने का, ताकि वे लोगों की भलाई के बजाय दुनिया पर कब्जा करने पर फोकस कर सकें। इसके साथ ही वो टीम उस आदमी पर हंसते हुए चली जाती है जो मरने वाला है। मिसाटो बचाने की मांग करते हुए सील को पीटता है, लेकिन वे जाते समय उसे एक नज़र तक नहीं देखते। उसे यकीन नहीं होता कि उन्होंने इतने सेल्फिश कारणों से उसे धोखा दिया, खासकर तब जब उसकी सारी कोशिशें दुनिया को मॉन्स्टर से बचाने के लिए थीं। वो समझ नहीं पाता कि जो कुछ उन्होंने साथ में बिताया, उसके बाद वे ऐसा कैसे कर सकते हैं, और उसके पास ये सोचने का समय भी नहीं है, क्योंकि डंजन के मॉन्स्टर्स ने नोटिस कर लिया है कि वो वहां फंसा हुआ है और वे उसकी तरफ आने लगते हैं। मिसाटो सहज रूप से उनसे लड़ने के लिए मुड़ता है, लेकिन उसके सामने भूखे और ताकतवर मॉन्स्टर्स की एक विशाल दीवार खड़ी थी। वो अपनी फ्यूचर विजन का इस्तेमाल करके कोई ऐसा फ्यूचर ढूंढने की कोशिश करता है जहां वो जिंदा बच सके, लेकिन हर एक फ्यूचर उसकी अटल मौत पर जाकर खत्म होता है। ऐसा लगता है कि उसका भविष्य अब बचा ही नहीं है और उसके लिए ये सच में अंत है। लेकिन मिसाटो एक डरपोक की तरह मरना नहीं चाहता। वो एक गोल्डन फिस्ट के साथ मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ता है, इस इरादे से कि जितने हो सके उतने मॉन्स्टर्स को मार गिराए और भविष्य को बदल सके। आखिर में हालांकि उसने सैकड़ों को हरा दिया था, फिर भी हजारों मॉन्स्टर्स उसकी ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही वो जमीन पर घुटनों के बल गिरता है और उसका अपना खून चारों ओर फैलने लगता है, उसे एहसास होता है कि मौत को स्वीकार करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन अगर उसे मरना ही है तो वो ये पक्का करेगा कि चीजें यहीं खत्म ना हों।
जैसे ही मॉन्स्टर्स उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं, वो बेताबी से कोशिश करता है कि उसकी मौत बेकार न जाए। वो अपने शरीर में टाइम एट्रीब्यूट मैजिक को इस इरादे से चार्ज करता है कि वो रीइनकार्नेट होकर और भी ताकतवर बन सके, ताकि अपनी स्ट्रेंथ की पीक तक पहुंच सके। एक बार रीइनकार्नेट होने के बाद वो निश्चित रूप से उन लोगों से बदला लेने की कोशिश करेगा जिन्होंने उसके साथ ये सब किया है। उसके शरीर का सारा गुस्सा और निराशा तब तक बढ़ती रहेगी जब तक वो दिन नहीं आता जब वो आखिरकार अपना बदला ले सके। एक आखिरी कोशिश के साथ वो टाइम मैजिक को एक्टिवेट करता है, जिससे पूरा इलाका एक चमकती हुई सुनहरी रोशनी से भर जाता है। जब मिसाटो फिर से अपनी आंखें खोलता है तो वो एक बहुत ही कम उम्र के शरीर में और एक अलग जगह पर होता है। वो हॉस्पिटल के बेड से उठता है और आईने में खुद को देखता है। इस नए शरीर का चेहरा जवान है और बाल छोटे हैं, और जैसे ही वो आईने पर अपना हाथ रखता है, उसे एहसास होता है कि रीइनकार्नेशन ठीक वैसा ही काम कर गया जैसा उसने चाहा था। फिलहाल वो एक हॉस्पिटल में है, लेकिन वहां ऐसी दवाइयां हैं जिनसे वो वाकिफ नहीं है। उस घटना को हुए कई साल बीत चुके होंगे और वो बस उम्मीद करता है कि ज्यादा समय न बीता हो, ताकि वो अब भी उन लोगों से बदला ले सके जिन्होंने उसे धोखा दिया था। बेड के पास वाली टेबल पर उसे एक स्टूडेंट आईडी मिलती है, जो उस शरीर के पिछले मालिक की रही होगी जिसे वो अब इस्तेमाल कर रहा है। कार्ड पर दी गई तारीख से उसे पता चलता है कि उस घटना को कम से कम 20 साल बीत चुके हैं, जिसका मतलब है कि उसके पास अभी भी उन्हें ढूंढने का समय है। उस स्टूडेंट का नाम असाई क्योसुके है और उसके पास लेवल 1 का वॉइड एट्रीब्यूट है। उस एट्रीब्यूट को देखकर मिसाटो अपनी किस्मत पर पागलों की तरह हंसने लगता है। अपनी पिछली जिंदगी में वो अपने टाइम एट्रीब्यूट की वजह से सबसे ताकतवर माना जाता था और उसके साथी उससे डरते थे। लेकिन जैसे जैसे उसने सुधार किया, उसे एहसास हुआ कि वो और ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए था क्योंकि भले ही उसकी क्लेयरवॉयंस दुनिया के बारे में सब कुछ देख सकती थी, लेकिन वो भी वॉइड एट्रीब्यूट की शक्ति की असली गहराई को नहीं देख सका था। लेकिन अब जिस शरीर में वो है, उसके पास वही रहस्यमयी शक्ति है, और मिसाटो को उस लड़के के लिए बुरा महसूस होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वॉइड एट्रीब्यूट इतना दुर्लभ और अनएक्सप्लोर्ड है कि इसके बारे में कोई नहीं जानता कि इसे ट्रेन कैसे किया जाए। शायद यही वजह है कि वो लड़का अब भी लेवल 1 पर है। उस लड़के का कई बार मजाक भी उड़ाया गया होगा कि उसके पास कोई एट्रीब्यूट नहीं है, जबकि उसे पता भी नहीं था कि उसके पास सबसे ताकतवर एट्रीब्यूट था। अब जब उसे अपनी स्थिति पता चल गई है, तो मिसाटो उस लड़के से वादा करता है, जो अब जा चुका है, कि वो उसका नाम पूरी दुनिया में अब तक के सबसे महान एडवेंचरर के रूप में मशहूर कर देगा। अपनी क्लेयरवॉयंस एबिलिटी की बदौलत मिसाटो जानता है कि वॉइड एट्रीब्यूट को ट्रेन कैसे करना है, और इस पावर के साथ वो दुनिया का एब्सोल्यूट स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा। एक बार जब वो इस कमजोर लेवल 1 के शरीर को कुछ सच में ताकतवर बना लेगा, तो वो ये पक्का करेगा कि उसके पास्ट के गद्दार उसे धोखा देने और उसकी मौत का कारण बनने के लिए पछताएं। उनसे बदला लेने के लिए मिसाटो को इस बच्चे को लेवल 1 से आगे ले जाना होगा। वो अपनी पिछली जिंदगी में उनसे निश्चित रूप से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन अब वो बस एक टीनेजर है। वॉइड एट्रीब्यूट, जैसा कि नाम से पता चलता है, निहिल के कंट्रोल से जुड़ी एक तरह की मैजिक है। यह एबिलिटी यूजर को अपनी कल्पना को हकीकत में बदलने की आजादी देती है। हर कोई चीजें इमेजिन कर सकता है, लेकिन उस कल्पना को हकीकत में बदलना ही असली मुश्किल काम है। मिसाटो के लिए खुशनसीबी की बात यह है कि जिस शरीर पर उसने कब्जा किया है, वो बुरी तरह जख्मी है। इसका मतलब है कि वो खुद को हील करने पर अपनी नई एबिलिटीज की प्रैक्टिस कर सकता है। उसे बस उस इमेज को अपने मन में लाना है और खुद को धीरे धीरे ठीक होते हुए विजुअलाइज करना है। अगर वो फोकस करे तो वो इमेजिन कर सकता है कि उसके शरीर की हर एक सेल मैजिक से रिस्टोर हो रही है। जैसे ही वो पहले अपने हाथ पर मैजिक अप्लाई करता है, उसका बड़ा सा नील ब्रूज धीरे धीरे खुद को ठीक करने लगता है। ये अभी के लिए सिर्फ शुरुआती कास्टिंग है, इसलिए रिकवरी की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है, और वो महसूस कर सकता है कि हाथ का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही आशाजनक प्रगति है। अगर वो अपने सारे जख्मों को भरने के लिए इस एबिलिटी का इस्तेमाल जारी रखता है, तो समय के साथ उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। कल्पना को हकीकत में बदलने की उसकी क्षमता भी समय के साथ बेहतर होती जाएगी। जैसे जैसे वो लेवल अप करेगा, उसकी इमेजिनेशन को हकीकत में बदलने का दायरा भी बढ़ता जाएगा। उस स्थिर विकास के जरिए वो कई अलग अलग तरह की चीजें बना सकता है, और फिर आखिरकार वो कई अलग अलग तरह की मैजिक इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएगा। यह उस पॉइंट तक पहुंच जाएगा जहां यूजर अपने मन में जो पिक्चर बनाता है, उसे हकीकत में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाया जा सकेगा। जब वो अपनी नई एबिलिटीज के पोटेंशियल के बारे में सोच रहा होता है, तभी एक डॉक्टर कमरे में आता है और उसे आखिरकार होश में आया देखकर चौंक जाता है। मिसाटो उठने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर उसे बैठे रहने को कहता है, क्योंकि एक मॉन्स्टर के हमले के बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। ये पहली बार है जब मिसाटो ने सुना कि इस शरीर के पिछले मालिक के साथ क्या हुआ था। ये जरूर बहुत बुरा रहा होगा, क्योंकि डॉक्टर इस बात से हैरान है कि उसे होश भी आया। उसे लगता है कि यह चमत्कार सेंट्स के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। ये पहली बार है जब मिसाटो ने सेंट्स शब्द सुना है, लेकिन डॉक्टर के लिए ये एक आम बात है,
और वो हैरान है कि मिसाटो को उनके बारे में नहीं पता। उन्हें सेंट्स ऑफ द पेंटाग्राम सेंट्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन मिसाटो ये भी नहीं जानता कि वो क्या है। डॉक्टर उसकी बेसिक नॉलेज की कमी का कारण ये मान लेता है कि उसे गंभीर चोटों के बाद अभी होश आया है। फिलहाल वो टॉपिक बदलकर मिसाटो का पूरा एग्जामिनेशन करने की बात करता है। डॉक्टर के जाने के बाद मिसाटो के मन से इन पेंटाग्राम सेंट्स का ख्याल नहीं जा रहा था। हो सकता है कि वे उन क्लैंस या एडवेंचरर्स में से हों जो पिछले 20 सालों में बने हों। जब वो लेवल अप करने पर फोकस कर रहा है तो उसे ये भी समझना होगा कि पिछले 2 दशकों में क्या कुछ बदल गया है। वो बेडसाइड टेबल से रिमोट उठाता है और न्यूज स्टेशन लगाता है। वहां इत्तेफाक से 20 साल पहले हुए उस SSS क्लास डंजन डिजास्टर के बारे में एक स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है। उसे ठीक इसी चीज की जानकारी चाहिए थी और उसे यह जानना है कि उसके साथ हुए धोखे के बाद क्या हुआ। ब्रॉडकास्ट में बताया जाता है कि उस डिजास्टर का दोषी गोल्डन सीकर्स का लीडर खुद मिसाटो क्योइरो था। टीवी स्क्रीन पर अपना चेहरा देखकर मिसाटो झटके में बेड से बाहर कूद पड़ता है। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं और वो सुनता रहता है। जाहिर तौर पर जो खबर फैलाई गई वो ये थी कि उसने आने वाले डिजास्टर की भविष्यवाणी तो की थी, लेकिन किसी को इसके बारे में बताने से मना कर दिया। इसके बजाय वो उस तबाही का फायदा उठाकर दुनिया पर कब्जा करने और शासन करने की योजना बना रहा था। इसे रोकने के लिए गोल्डन सीकर्स के बाकी मेंबर्स एक साथ आए और इसे होने से रोकने के लिए उससे लड़े। मिसाटो को हराने के बाद गोल्डन सीकर्स के बचे हुए मेंबर्स ने खुद का नाम बदलकर पेंटाग्राम सेंट्स रख लिया और एक भयंकर लड़ाई के बाद उन्होंने डंजन को सील कर दिया और दुनिया को बचा लिया। ये झूठा सच अब एक आम जानकारी बन चुका है जिसे पूरी दुनिया जानती है और पेंटाग्राम सेंट्स ने कई अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया का नेतृत्व किया है। मिसाटो न्यूज ब्रॉडकास्ट बंद कर देता है और सदमे में खिड़की के बाहर देखता है। ये सदमा पागलों जैसी हंसी में बदल जाता है जब उसे समझ आता है कि उसके जाने के बाद असल में क्या हुआ था। उन्होंने न केवल उसे धोखा दिया बल्कि उसके नाम और गरिमा को भी मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने उसकी बलि चढ़ाई और बेशर्मी से इनाम बटोरे। अंत में अब वे पूरी दुनिया में हीरोज की तरह पूजे जा रहे हैं जबकि वो सड़ रहा है। इस नई खबर के बाद वो उन्हें निश्चित रूप से माफ नहीं करने वाला है। अब उसे यह पक्का करना है कि वे सभी एक एक करके नर्क जाएं, लेकिन उसे आगे बढ़ने से पहले खुद को शांत करना होगा। आखिरकार वो अभी उनके द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वो अभी बहुत कमजोर है। पहली चीज जो उसे पता लगानी है वो ये है कि वे कहाँ हैं और वो उन तक कैसे पहुंच सकता है। वो उस लड़के का फोन लेता है और ये पता लगाने के लिए उसे स्कैन करता है कि वो किस एकेडमी में पढ़ता है। जैसा कि उसने सोचा था, वो टोक्यो एडवेंचरर ट्रेनिंग एकेडमी में पढ़ता है जिसके हेड पेंटाग्राम सेंट्स में से एक इवाको हिडेकी हैं। उसे होश आए अभी कुछ ही समय हुआ है और उसने इतनी आसानी से एक सेंट का पता लगा लिया है। हालांकि इवाको एक सतर्क आदमी है और वो उस तरह का इंसान नहीं है जो अपनी कमजोरियों को इतनी आसानी से दिखा दे। इसके अलावा उनके लेवल्स के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। अभी जिस हालत में वो है उसे हराना लगभग नामुमकिन है। फिलहाल उसे अपने लेवल्स बढ़ाने और ताकतवर बनने पर फोकस करना होगा। वो लेवल 1 पर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक बार जब वो एक ठीक ठाक रेंज तक पहुंच जाएगा तो वो पक्का करेगा कि इवाको ही उसका पहला टारगेट बने। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और आखिरकार मिसाटो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और डिस्चार्ज होने की तैयारी करता है। डॉक्टर को यकीन नहीं हो रहा कि इतनी बुरी तरह घायल होने के बावजूद उसने इतनी जल्दी रिकवरी कैसे कर ली। उसे फिर से लगने लगता है कि मिसाटो पर सेंट्स का आशीर्वाद था, लेकिन हमारा एमसी उसे अपनी बात पूरी करने से पहले ही टोक देता है। वो चाहता है कि डॉक्टर को ये पक्का पता हो कि उसने अब तक जो कुछ भी हासिल किया है वो उसकी अपनी ताकत की वजह से था। इसके साथ ही वो हॉस्पिटल से निकल जाता है और आखिरी बार डॉक्टर को अलविदा कहता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, अब जब उसने अपने प्लान की बुनियादी तैयारी पूरी कर ली है तो वो चीजों को अगले लेवल पर ले जाने के लिए तैयार है। उसने अपना लेवल बढ़ाकर 27 तक पहुंचा दिया है। अब समय आ गया है कि वो एक डंजन में जाकर वार्म अप करे और अपनी नई एबिलिटीज को टेस्ट करे। हॉस्पिटल छोड़ने से पहले उसने डॉक्टर से सुना था कि क्योसुके की पूरी फैमिली एक एक्सीडेंट में मर चुकी थी। क्योसुके के लिए ये दुखद है, लेकिन मिसाटो के लिए ये चीजों को बहुत आसान बना देता है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो जो चाहे कर सकता है और उसे किसी के सवालों का जवाब देने की चिंता नहीं होगी। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही वो अपने पहले एडवेंचर के लिए नजदीकी डंजन गेट की ओर चल पड़ता है। उसे ये पक्का करना है कि वो जितनी जल्दी हो सके लेवल अप करे और ताकतवर बने। अब जब उसने खुद को हील करके अपना लेवल बढ़ा लिया है तो अब असली लड़ाई में अपने स्किल्स आजमाने का समय है। वो गेट के पास बने स्टॉल पर जाता है जहां सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाने की परमिशन देता है और वो अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड दिखाता है। गार्ड उसे गेट के अंदर जाने से पहले उसका हाथ पकड़कर रोकता है। उसे मिसाटो के डंजन में जाने की चिंता है क्योंकि वो अभी सिर्फ लेवल 27 पर है और ये डंजन आमतौर पर ऐसी जगह है जहां एडवेंचरर्स को कम से कम लेवल 30 का होना चाहिए और पार्टीज बनाकर ही अंदर जाना चाहिए।
सख्त नियमों के बावजूद मिसाटो अकेले ही डंजन में जाने का प्लान बना रहा है, जो गार्ड के लिए सीधे तौर पर सुसाइड करने जैसा है। किसी भी नॉर्मल क्लास वाले के लिए यह सच होता, लेकिन मिसाटो टोक्यो एडवेंचरर ट्रेनिंग एकेडमी का स्टूडेंट है और उस नाते उसे इस खतरनाक जगह पर भी जाने की स्पेशल परमिशन मिलनी चाहिए। जब तक वो एक कॉन्सेंट फॉर्म साइन करता है, उसके लिए अंदर जाना ठीक रहेगा। बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के मिसाटो डंजन गेट के अंदर जाने वाला था। उसे पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए उसने स्कूल के स्पेशल प्रिविलेजेस को पहले ही चेक कर लिया था। गार्ड के पास उसे जाने देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, पर फिर भी वो मिसाटो के लिए काफी वरीड था। तभी दूसरी तरफ से कुछ थगिश दिखने वाले लड़के मिसाटो को आवाज देते हैं और कहते हैं कि गार्ड बस उसकी फिक्र कर रहा है, इसलिए उसे बुरा नहीं मानना चाहिए। उनके हिसाब से वो बस एक वीक स्टूडेंट है जिसने अभी तक एकेडमी से ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं की है, इसलिए उसे अपनी औकात प्लेस में रहना चाहिए। मिसाटो उनकी तरफ बस एक नजर देखता है और गार्ड से पूछता है कि उसे कहां साइन करना है। सिग्नेचर करने के बाद वो डंजन में एंट्री लेता है। गार्ड उसे जाते हुए देखता है और फिर उन लड़कों को बुलाकर कहता है कि वो भी डंजन के अंदर जाएं और मिसाटो को फॉलो करें। गार्ड को लगता है कि एक बच्चे का अकेले बिना किसी प्रोटेक्शन के वहां जाना सीधा सुसाइड है। पहले तो वो लड़के मना करते हैं क्योंकि वो किसी अजनबी के लिए अपनी जान रिस्क में नहीं डालना चाहते थे, लेकिन उनका लीडर अपने दोस्तों को रोकता है। उसे लगता है कि ये सिचुएशन उनके लिए एक अच्छा मौका, अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर डंजन के अंदर उन्हें कोई देखने वाला नहीं है तो वो वहां अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। अगर वहां कुछ बुरा भी हुआ तो कोई कॉन्सिक्वेंसेस या प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके दोस्त तुरंत उसका इशारा समझ जाते हैं और खुशी खुशी मिसाटो का पीछा करने के लिए डंजन में घुस जाते हैं। वो मिसाटो को उसके ब्रैटी बिहेवियर का सबक सिखाना चाहते थे क्योंकि उसने अपनी लेवल से ऊपर का डंजन अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। गार्ड उन्हें खुशी खुशी भेज देता है। वो उनके ट्रू इंटेंशन से बिल्कुल बेखबर था। ये लड़के ऐसा पहले भी कई बार कर चुके थे। वो डंजन में आने वाले लोगों को मार देते थे और सारा इल्जाम मॉन्स्टर्स पर डाल देते थे। इस तरह वो अपनी जेबें पॉकेट्स गर्म करते थे और किसी को शक भी नहीं होता था। वो 10 मिनट तक मिसाटो का पीछा करते हैं, पर वो अभी भी उनकी पहुंच से दूर था। डंजन का रास्ता सीधा था, इसलिए उसका खो जाना मुमकिन नहीं था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे निकल गया। आखिरकार वो उसे पकड़ लेते हैं और देखते हैं कि मिसाटो चारों तरफ से मॉन्स्टर्स से घिरा हुआ है। उन्हें लगता है कि अब उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और मॉन्स्टर्स ही उसका काम तमाम कर देंगे, लेकिन मिसाटो अपनी फायर मैजिक और विंड मैजिक के कॉम्बो से उन सभी मॉन्स्टर्स को कुछ ही सेकंड्स में ढेर कर देता है। वो ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि उसने इतने सारे डी रैंक मॉन्स्टर्स को एक साथ मार दिया, लेकिन उनकी नजर अब उन मैसिव लूट ड्रॉप्स पर थी। अगर वो उस लूट को बेच दें तो वो कम से कम 6 महीने तक ऐश कंफर्टेबल लाइफ कर सकते थे। मिसाटो की पीठ उनकी तरफ थी तो उन्हें लगा कि उसने उन्हें नोटिस नहीं किया है। ये हमला करने और उस रेयर लूट को हथियाने का परफेक्ट टाइम था। वो तीनों मिसाटो को घेर लेते हैं और एक साथ अपनी मैजिक अनलीश करते हैं। मिसाटो मुड़ता है और बड़ी आसानी से उनके अटैक्स को डॉज कर लेता है। उसे अपनी पास्ट लाइफ से इन सब चीजों की आदत थी। उसका मानना था कि चाहे कोई भी एरा हो, ऐसे स्कम हमेशा होते हैं जो दूसरों की मेहनत छीनने की कोशिश करते हैं। जब उनके लॉन्ग रेंज अटैक्स फेल हो जाते हैं तो उनमें से एक फायरबॉल चार्ज करता है और क्लोज रेंज में आकर मिसाटो को एक मैजिकली एनहांस्ड पंच मारने की कोशिश करता है, पर मिसाटो उससे भी ज्यादा फास्ट था। वो अपने हाथ को आइस से चार्ज करता है और सीधा उस हमलावर के पेट स्टमक में मारता है, जिससे वो उड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास जा गिरता है। वो गोयंदा गून एक ही सेकंड में ढेर हो जाता है। मिसाटो अब बाकी बचे हुए लड़कों की तरफ बढ़ता है जो अब डर के मारे कांप रहे थे। इस नई लाइफ में मिसाटो पहले की तरह दयालु, मर्सीफुल नहीं रहने वाला था। उसका प्लान था कि जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे कुचल देगा और उन्हें अपने गोल तक पहुंचने के लिए एक स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल करेगा। अब से वो जो कुछ भी करेगा वो सिर्फ अपने रिवेंज के लिए होगा। उन लड़कों को ठिकाने लगाने के बाद मिसाटो बिना किसी खरोंच के डंजन से बाहर निकल जाता है, लेकिन उन लड़कों के गायब होने की खबर सुनकर एकेडमी का एक टीचर वहां छानबीन करने आता है। वो आदमी इवाको योइची का खास बंदा था और उसे खबर मिली थी कि उसका एक स्टूडेंट डंजन में अकेला गया है। वहां उसे अपना स्टूडेंट तो नहीं मिलता, पर 3 नॉविस हंटर एडवेंचरर्स की लाशें मिलती हैं। वहां ऐसा कोई सुराग, क्लू नहीं था जिससे पता चले कि आखिर वहां हुआ क्या था। दूसरी तरफ मिसाटो डंजन क्लियर करने के बाद अपने नए स्टैट्स देख रहा था। डी रैंक डंजन क्लियर करने की वजह से उसका लेवल अप हो गया था और उसने अपनी वॉइड मैजिक को भी टेस्ट कर लिया था। उसे एक नई स्पेल मिली थी जिसका नाम इन्फो ऑब्सक्योरिटी था, जिससे वो न सिर्फ अपना लेवल छुपा सकता था बल्कि डंजन एंट्री रिकॉर्ड्स को भी मिटा सकता था। इसकी मदद से उसने वो सारे सुराग मिटा दिए जो उस तक पहुंच सकते थे। अगले दिन एकेडमी का पहला दिन था।
मिसाडो जब कियोस्के का फोन चेक करता है तो उसे कई अनरीड मैसेजेस मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि उसे बुरी तरह बुली किया जाता था और डरा धमकाकर पैसे वसूले जाते थे। इससे साफ था कि कियोस्के किस दर्दनाक दौर से गुजर रहा था। अगले दिन जब वो स्कूल पहुंचता है तो फ्रंट गेट पर उसे उसकी क्लासमेट असाही करिन मिलती है। वो भागकर उसके पास आती है और उसका हालचाल पूछती है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट था। ऐसा लगता था कि कियोस्के के बुरे वक्त में भी कुछ लोग उसकी फिक्र करते थे। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी पुलिस का एक ग्रुप वहां आ जाता है। वो कियोस्के का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसके पास कोई एट्रीब्यूट नहीं था। ये वही लोग थे जो रात को उसे धमकी भरे मैसेजेस भेज रहे थे। उनका लीडर आगे बढ़ता है और कियोस्के से पैसे मांगता है, ये कहकर कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करते हैं। करिन उनके सामने खड़ी हो जाती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है, ये याद दिलाते हुए कि कियोस्के अभी हॉस्पिटल से आया है। वो बहादुर बनने की कोशिश कर रही थी, पर उसके कांपते हाथ बता रहे थे कि वो डरी हुई है। मिसाडो उसे अपने पीछे करता है और भरोसा दिलाता है कि वो ठीक है। बुलीज उसका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें लगता है कि वो लड़की के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। वो उसे उसकी जगह प्लेस दिखाने के लिए तैयार थे। उन्हें नहीं पता था कि मिसाडो के आते ही अब हायरार्की बदल चुकी है। मिसाडो ने उस लड़के कियोस्के से वादा किया था कि वो उसका नाम दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर के तौर पर मशहूर कर देगा। मिसाडो पहले बुली को उकसाता टॉन्ट है, जिससे वो गुस्से में आकर स्कूल के रूल्स तोड़कर मिसाडो पर फायरबॉल छोड़ देता है। मिसाडो बदले में उससे भी बड़ा फायरबॉल छोड़ता है और दोनों के टकराने से एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। बुलीज हैरान थे कि कियोस्के फायरबॉल कैसे यूज कर सकता है। उनका लीडर अपने दोस्तों को ऑर्डर देता है कि वो एनपीसीएस की तरह खड़े न रहें और कुछ करें। वो दोनों विंड और वाटर मैजिक से अटैक करते हैं, पर मिसाडो उन्हें उन्हीं के पावर से काउंटर कर देता है। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि जिसके पास कोई एट्रीब्यूट नहीं था वो अब मल्टीपल एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल कर रहा है। ये एक ऐसी पावर थी जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था। मिसाडो अब ऑफेंसिव मोड में आता है और एक विशाल फायरबॉल बनाता है, जिसे देखकर वो डर के मारे भागने लगते हैं। मिसाडो उनमें से एक को पकड़ लेता है जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। वो उससे पूछता है कि क्या उसने कभी कियोस्के की मदद की थी। बिना जवाब का इंतजार किए वो उसके चेहरे को पकड़कर एक जोरदार मुक्का फायरबॉल पंच मारता है, जिससे वो उड़ाता हुआ बेहोश होकर दूर जा गिरता है। करिन को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही कियोस्के है। अब कियोस्के कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे कोई भी दबा सके। बाकी बचे हुए बुलीज अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं और अपने बेहोश दोस्त को लेकर वहां से भाग जाते हैं। मिसाडो उन्हें देखकर बस निराश, डिसअपॉइंटेड महसूस करता है। जब वो करिन के साथ स्कूल के अंदर जाता है तो सब उसे ही देख रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे। तभी योत्सुदाई योइची भीड़ को चीरते हुए उसके पास आता है। वो कियोस्के से बात करना चाहता था। कियोस्के उसे नहीं जानता था और उसे लगा कि ये कोई अपर क्लासमैन है जिससे उलझना बेकार है। वो मना कर देता है, पर योइची खुद को बाइटिंग द कैट क्लैन के लीडर के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है, जो प्रिंसिपल इवाको ने बनाया था। ये सुनते ही कियोस्के रुक जाता है। योइची उसे एक सुनसान जगह ले जाता है और सीधा पॉइंट पर आता है। वो पूछता है कि क्या उसने ही डंजन में उन एडवेंचरर्स को मारा है। कियोस्के अनजान बनने का नाटक करता है, पर अंदर ही अंदर सोच रहा था कि उसकी कंसील्ड इन्फॉर्मेशन बाहर कैसे आई। योइची कहता है कि उसे स्टाफ से पता चला था कि एक स्टूडेंट वहां गया था और वहां उसे उन क्रिमिनल्स की लाशें मिली। हालांकि योइची के पास कोई पक्का सबूत प्रूफ नहीं था। योइची गुस्सा होकर सच उगलवाने की कोशिश करता है, पर कियोस्के शांत रहता है और कहता है कि उसने सुबह जो भी किया वो सेल्फ डिफेंस था। वो अपना आईडी कार्ड दिखाता है जिसे उसने ऑल्टर करके लेवल 1 कर दिया था। वो ये भी कहता है कि उसका एट्रीब्यूट वॉइड है, जो कि बेकार माना जाता है। योइची को लगता है कि वो अपना वक्त बर्बाद कर रहा है और वो वहां से चला जाता है। कियोस्के उसे जाते हुए देखकर मुस्कुराता है। उसे एक ऐसा मोहरा पॉन मिल गया था जो उसे प्रिंसिपल इवाको तक पहुंचा सकता था। वो अब योइची पर अपनी एक एक्सपेरिमेंटल स्पेल टेस्ट करना चाहता था। उधर योइची प्रिंसिपल इवाको को रिपोर्ट देता है। इवाको उसे डांटता है और चेतावनी देता है कि अगर उसे पता चला कि योइची उन नोविस हंटिंग अपराधियों के साथ मिला हुआ था तो वो उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा। योइची बाहर से विनम्र, सबमिसिव दिख रहा था, पर अंदर ही अंदर वो उस बूढ़े पर खौल रहा था। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने उन लुटेरों से और पैसे क्यों नहीं वसूले। इवाको को लगता है कि डंजन में जो कुछ भी हुआ वो किसी मॉन्स्टर का काम है और योइची अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। उसे नहीं लगता था कि कोई स्टूडेंट उन लुटेरों को मार सकता है। योइची उस वॉइड एट्रीब्यूट वाले लड़के के बारे में पूछता है, पर इवाको उसे इग्नोर कर देता है। योइची अब ठान लेता है कि वो खुद ही जड़ तक पहुंचेगा और उसकी शुरुआत कियोस्के से होगी। अगले दिन स्टूडेंट्स का एक ग्रुप डंजन में ट्रेनिंग कर रहा था। वो मॉन्स्टर्स पर मैजिक इस्तेमाल कर रहे थे, पर कुछ मॉन्स्टर्स इतने ताकतवर थे कि वो सीधा स्टूडेंट्स के ऊपर से छलांग लगा रहे थे।
एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपको ये मनहवा पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एनिमे यूट्यूब 999। मॉन्स्टर्स के अटैक को रोकने के लिए योची तेजी से आगे बढ़ता है। स्टूडेंट्स डर के मारे इधर उधर भाग रहे होते हैं, तभी योची उन सब के पास से गुजरते हुए उस मॉन्स्टर की पीठ पर अपनी पावरफुल मैजिक से ब्लास्ट करता है, जिससे वो जमीन पर ढेर हो जाता है। वो बहुत ही काम होकर स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि कोई भी फॉर्मेशन न तोड़े और सब शांति और अनुशासन बनाए रखें। स्टूडेंट्स योची की इस अमेजिंग परफॉर्मेंस को देखकर दंग रह जाते हैं। उन्हें इस बात पर जरा भी हैरानी नहीं होती कि प्रिंसिपल इवाको ने डंजन क्लियरिंग को लीड करने के लिए आखिर बाइटिंग द कैट के लीडर योची को ही क्यों चुना। अब जब उस एरिया के सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो चुके हैं, योची बाकी का काम स्टूडेंट्स पर छोड़ देता है और अपने किसी पर्सनल मैटर को सुलझाने के लिए वहां से निकल जाता है। अब जब फालतू के मामले निपट चुके थे तो ये सही टाइम था उस काम को करने का जिसके लिए वो असल में यहां आया था। वो अपनी पॉकेट से एक ज्वेलरी निकालता है और उसे एक्टिवेट करता है ताकि कायोस्के की करंट लोकेशन का पता चल सके। वो चेन्स एक पल के लिए चमकती हैं और फिर डंजन के काफी अंदर की तरफ इशारा करती हैं, जो बाकी स्टूडेंट से बहुत दूर था। जैसा योची ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही था। उसे यकीन था कि कायोस्के के साथ कुछ न कुछ अजीब, वियर्ड जरूर चल रहा है और वो सच्चाई जानने के लिए पूरी तरह डिटरमाइंड है। उसके लिए ये सिचुएशन वैसे भी बहुत बेहतर थी, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट ग्रुप से दूर भटक कर मर जाए तो कोई उस पर शक नहीं करेगा। वो सबको बस ये कह देगा कि उसे कायोस्के पहले से ही डंजन की गहराई में मरा हुआ मिला था। डंजन्स में इस तरह की ट्रेजेडीज होना एक कॉमन बात है और इसके लिए उसे रात में पछतावे की नींद खोने की कोई जरूरत नहीं थी। योची उस अजीब स्टूडेंट के बारे में जितना सोचता है उसे उतना ही यकीन हो जाता है कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसे फिगर आउट करना जरूरी है। पहले वो नोविस हंटर्स वाला इंसिडेंट और उसके बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद से लगातार परेशानियां खड़ी हो रही थीं। जिन लड़कों को कायोस्के ने पीटा था उन्होंने भी एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई थी जिसके बारे में वो और जानना चाहता था। जब उसने उन्हें इंटेरोगेट किया तो वो माफी की भीख मांगने लगे और दावा किया कि उस नो एट्रीब्यूट्स वाले लड़के ने उन सबको एक साथ हरा दिया और उन पर अटैक करने के लिए मल्टीपल टाइप्स की मैजिक का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, उनकी खुद की मैजिक का जवाब देने के बाद उसने एक ऐसी विशाल फ्लेम क्रिएट की जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। योची को ये पूरी बात इतनी अनरियलिस्टिक लगती है कि उसे यकीन है कि वो लड़के झूठ बोल रहे हैं। उन लड़कों से जरूरी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद उसने उन्हें छोड़ तो दिया, लेकिन जाने से पहले अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दिया कि उन्हें फिर से री एजुकेट करें और ये अच्छी तरह समझा दें कि एकेडमी में उन वीकलिंग्स के लिए कोई जगह नहीं है जो इनकॉम्पिटेंट लोगों से हार जाते हैं। वो वहां से जाने लगता है और वो लड़के रहम की भीख मांगते हुए रोते हैं, लेकिन योची अपना फैसला नहीं बदलने वाला था। उनमें से एक बुली जिसकी हालत सबसे ज्यादा खराब थी और जिसे कायोस्के ने एक डेवास्टेटिंग फायर चार्ज्ड पंच मारा था, वो योची को वार्न करता है। वो कहता है कि कायोस्के अब इंसान नहीं रहा और उसकी पावर का लेवल ही कुछ और है। उसकी आंखों में जो डर था उसे देखकर लग रहा था कि वो फेक नहीं हो सकता। और पक्का करने के लिए योची ने कायोस्के को बाइटिंग द कैट द्वारा होस्टेड एक स्पेशल क्लास में डलवाया था, लेकिन वहां लड़कों के दावों के उलट कायोस्के ने सिर्फ कुछ पावरफुल इल्यूजन्स दिखाए थे जो उतना इंप्रेसिव नहीं था जितना उन्होंने बताया था। योची को लगता है कि शायद कायोस्के ने लड़ाई के दौरान कोई मैजिक आइटम यूज किया होगा और वो बस एक मामूली नॉन एट्रीब्यूट लड़का है जिस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसे ये भी यकीन था कि एमसी ने नोविस हंटर्स को भी किसी अंडरहैंडेड मेथड से ही संभाला होगा। जैसे जैसे वो डंजन की गहराई में बढ़ता है उसे चारों तरफ मॉन्स्टर्स की लाशें बिखरी हुई दिखती हैं। इन मॉन्स्टर्स को यकीनन कायोस्के ने ही हराया था और ऐसा लग रहा था कि उन्हें फायर के सिंगल हिट से खत्म किया गया है। अपनी आंखों के सामने ये एविडेंस देखकर योची को लगने लगता है कि शायद वो लड़के बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहे थे, लेकिन फिर भी ये पावर लेवल उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और वो अपने टारगेट को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता रहता है। उसे लगता है कि इवाको जैसा पेंटाग्राम ड्रॉपआउट भी इस लेवल की पावर को आसानी से संभाल सकता है। इवाको की बात करें तो योची फिलहाल तो उसके ऑर्डर्स मानने के लिए मजबूर है, लेकिन बाइटिंग द कैट का लीडर मन ही मन उस बूढ़े आदमी से आगे निकलने और खुद पेंटाग्राम सेंट्स में से एक बनने का प्लान बना रहा है। वहां से वो पूरी दुनिया पर रूल कर सकता है। ये सोचकर ही वो पागलों की तरह हंसने लगता है। खैर, उसे ये भी ध्यान रखना होगा कि नोविस हंटर्स के साथ उसके कनेक्शन का किसी को पता न चले। कायोस्के भी उसके रास्ते का एक कांटा है जो फ्यूचर में ट्रबल खड़ी कर सकता है। अपने ग्रैंड प्लान को सुरक्षित रखने के लिए उसे पक्का करना होगा कि कायोस्के को जल्द से जल्द रास्ते से हटा दिया जाए। वो चेन्स उसे डंजन के एक डेड एंड वाले हिस्से में ले जाती हैं, जहां उसे पूरा यकीन है कि उसका टारगेट बस कोने के पीछे ही होगा। वो उस कमरे तक पहुंचता है और जैसे ही मुड़ता है वो सोच रहा होता है कि कायोस्के आखिर ऐसी जगह पर कर क्या रहा होगा, लेकिन उसे जवाब तुरंत मिल जाता है। वो देखता है कि वो स्टूडेंट आराम से मॉन्स्टर्स की लाशों के ढेर पर बैठा हुआ है, जैसे वो योची का ही इंतजार कर रहा हो। जैसे ही योची सामने आता है, कायोस्के उसे ताना मारता है कि वो बहुत लेट है और उसने उसे काफी इंतजार करवाया।
योइची को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसने अपनी प्रेजेंस को पूरी तरह कंसील किया हुआ था, पर यह साफ था कि कियोस्के पूरे समय वहीं शांति से उसका इंतजार कर रहा था। योइची का दिमाग चकराने लगता है कि आखिर कियोस्के ने उसकी प्रेजेंस को नोटिस कैसे किया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, एमसी उसके मन की बात को हूबहू दोहरा देता है। अब योइची के लिए एक और टेंशन खड़ी हो गई थी। ये लड़का न सिर्फ अननोन लेवल तक पावरफुल है, बल्कि अब ये शायद थॉट्स भी पढ़ सकता है। अब छिपने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए योइची बाहर आता है और सीधे कियोस्के से पूछता है कि आखिर तुम हो क्या। कियोस्के सवाल का जवाब देने के बजाय उसे कॉम्प्लीमेंट देता है कि वो इवाको द्वारा पर्सनली चुना गया बंदा है, लेकिन फिर वो ये भी कहता है कि ये कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है जिस पर उसे गर्व हो। जिस तरह से उसने नोविसेस को ढूंढा और उनसे पैसे वसूले, वो उसके मेंटर इवाको की तरह ही एक डरपोक हरकत, कावर्डली एक्ट है। ये एक ऐसा सच था जो किसी को नहीं पता होना चाहिए था, पर कियोस्के ने अपने सीनियर की पूरी पोल खोल दी थी। फिर एमसी उस लाशों के ढेर से नीचे कूदता है ताकि अपने सीनियर का डटकर सामना कर सके। वो जानता है कि योइची को दूसरों को तड़पाने में मजा आता है, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने कभी खुद हंट होने का एहसास नहीं किया। अब जब उसने कियोस्के से दुश्मनी मोल ले ली है, तो एमसी उसे खुशी खुशी ये सिखाएगा कि शिकार होना कैसा महसूस होता है, और आखिर में वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके योइची को नचाएगा, मेक हिम डांस। आज जो कुछ भी उसने देखा, उससे योइची को कंफर्म हो गया कि कियोस्के एक बेहद डेंजरस इंसान बन चुका है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो फायर मैजिक के साथ अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है और उस पावरफुल स्टूडेंट से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अपनी एम्बिशन के लिए वो कियोस्के को हर हाल में हराने की कसम खाता है। बिना एक पल बर्बाद किए योइची जमीन से पुश ऑफ करते हुए सीधे एमसी की तरफ झपटता है और एक डेवस्टेटिंग स्ट्राइक करता है। कियोस्के बड़ी आसानी से उसे डॉज कर लेता है और योइची के इस वीक स्किल लेवल से बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होता। फिर वो पलटकर अटैक करता है और अपने हाथ में एक फायरबॉल चार्ज करके सीधे योइची की तरफ फेंकता है। सीनियर स्टूडेंट अपनी तलवार से उस फ्लेम को काट देता है और वो भी कियोस्के के स्किल लेवल को देखकर ज्यादा प्रभावित नहीं होता। ये साफ था कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ अभी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और जंग तो बस शुरू हुई है। जैसे ही वो आग का धुआं साफ होता है, अचानक एक लाइटनिंग की बर्स्ट उसकी तरफ आती है जिसे वो अपनी तलवार से मुश्किल से ब्लॉक कर पाता है। तभी जमीन से मिट्टी के कई नुकीले स्पाइक्स निकलते हैं, पर वो कुछ तेज तलवार के वार से उन्हें तुरंत काट देता है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि कियोस्के वाकई में एक साथ मल्टीपल मैजिक एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल कर सकता है। उसे लगता है कि इसकी वॉइड मैजिक के साथ कुछ ऐसा क्रेजी चल रहा है जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना। अभी वो बात कर ही रहा होता है कि कियोस्के एक आइस सॉर्ड के साथ उसके पीछे आ जाता है और पीठ पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन योइची एन वक्त पर रिएक्ट करके उसे ब्लॉक कर लेता है। अब अचानक वो अपर क्लासमैन बैकफुट पर आ गया था और एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर और फास्टर कियोस्के उसे पीछे ढकेल रहा था। अब बाइटिंग द कैट का लीडर चिढ़ने लगता है। जब से कियोस्के अचानक सामने आया है, उसने योइची के प्लान्स में रोड़े अटकाने के सिवा कुछ नहीं किया। कियोस्के कहता है कि उसे नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रहा है, क्योंकि उसे तो उसके प्लान्स का पता ही नहीं है। योइची बताता है कि उसका प्लान बहुत सिंपल है। वो एक दिन इवाको से भी आगे निकलना चाहता है और उसकी जगह पेंटाग्राम सेंट्स में शामिल होना चाहता है। कियोस्के को समझ नहीं आता कि उसने आखिर इवाको को ही क्यों चुना, जबकि और भी पेंटाग्राम सेंट्स हैं। वजह साफ थी, इवाको एक पेंटाग्राम सेंट ड्रॉप आउट है जो सबसे कमजोर है। अगर योइची को सेंट बनना है तो सबसे वीक टारगेट को चुनना ही सेंस बनाता है, और एक बार वो वहां पहुंच गया तो उसे दुनिया पर रूल करने का हक मिल जाएगा। कियोस्के उसके इस छोटे और बोरिंग प्लान से बिल्कुल भी इंप्रेस्ड नहीं होता। उसे लगा था कि शायद योइची ने इवाको को पहले ही ठिकाने लगा दिया होगा, लेकिन ये सीनियर तो बस एक मामूली और घटिया एम्बिशन पाले हुए है। अब उसे डरने की जरूरत नहीं थी कि ऐसा कोई फालतू इंसान उसकी जगह लेगा, क्योंकि इवाको को तो खुद कियोस्के मारना चाहता है। इस आलोचना क्रिटिसिज्म से योइची को गुस्सा आ जाता है और वो नई ताकत के साथ एमसी पर हमला करता है और दोनों की तलवारें आपस में टकराती हैं। योइची को बस बेशुमार पावर, पैसा और औरतें चाहिए। वो ऐसी ताकत चाहता है जहां वो दूसरों को कितना भी कुचले, कोई कुछ ना कह सके। अगर वो पेंटाग्राम सेंट बन गया तो वो जो चाहे कर सकेगा। उसे शायद सेंटेस की कमजोरी का भी पता चल जाए और वो उसे भी अपना बना ले। कियोस्के अपने इस पावर हंग्री दुश्मन की बकवास से थक चुका था और अब इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। अपनी तलवार के एक झटके से वो योइची को पीछे की तरफ उड़ा देता है और प्रेशर इतना ज्यादा था कि उस सीनियर की तलवार ही टूट जाती है। ऊपर से योइची की फालतू की बातों ने कियोस्के को एक स्पेशल मैजिक स्पेल प्रिपेयर करने का पूरा टाइम दे दिया था। योइची डर के मारे कांपने लगता है जब कियोस्के उसके पास आता है और कहता है, अब नाचो, डांस। वो अपना हाथ योइची के चेहरे के पास ले जाता है और अपनी वॉइड मैजिक का इस्तेमाल करके एब्सोल्यूट हिप्नोसिस कास्ट करता है। इस स्पेल को एक्टिवेट करने के लिए पहले टारगेट की स्पिरिट को तोड़ना पड़ता है, लेकिन एक बार ये एक्टिवेट हो जाए तो ये योइची की इच्छा शक्ति विल पर कियोस्के को पूरा कंट्रोल दे देती है।
वो योइची को खड़े होने का ऑर्डर देता है और पल भर में वो किसी ज़ॉम्बी की तरह खड़ा हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि स्पेल सक्सेस हो गई है और योइची अब पूरी तरह उसके कंट्रोल में है। फिर वो अपने नए पपेट को ऑर्डर देता है कि वो अपनी क्लास के लिए डंजन मिशन पूरा करने पर फोकस करे। बाकी के इंस्ट्रक्शंस उसे बाद में दिए जाएंगे। आखिर में कियोस्के उसे अपनी नॉर्मल टोन में बात करने को कहता है क्योंकि उसकी करंट आवाज बहुत रोबोटिक लग रही थी। इसके साथ ही योइची वापस चला जाता है, लेकिन अब वो पूरी तरह कियोस्के के कब्जे में है। जैसे ही वो जाता है, कियोस्के एक शैतानी मुस्कान देता है और अपने ग्रुप की तरफ बढ़ जाता है। रास्ते में उसे करे मिलती है, जो काफी समय से उसे ढूंढ रही थी। वो उसके लिए बहुत फिक्रमंद थी क्योंकि वो बिना बताए गायब हो गया था। कियोस्के अपनी सबसे अच्छी मुस्कान चेहरे पर लाता है और अचानक गायब होने के लिए माफी मांगता है। वो उसे बताता है कि वो बस योइची से कुछ बात करने गया था। ये सुनकर वो चौंक जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो और योइची इतने क्लोज हैं। वो उससे पूछती है कि वो क्या बात कर रहे थे। वो जवाब देता है कि वो बस अपने सपनों को पूरा करने के बारे में बात कर रहे थे और उसे काफी अच्छी एडवाइस मिली। वो सलाह इतनी महान थी कि उसका एक सपना तो पहले ही सच हो गया है। उनकी बात बीच में ही कट जाती है क्योंकि स्टूडेंट्स का ग्रुप डंजन से बाहर निकल रहा होता है। स्पेशल क्लास खत्म होने वाली थी और सभी को रिपोर्ट करना था। करे उसे अपने पीछे आने को कहती है। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा था और अब उसके पास एक ऐसा मोहरा पॉन था जिस पर इवाको कभी शक नहीं करेगा। योइची वापस आकर अपनी इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस रिपोर्ट देता है कि नोविस हंटर्स पर हमला करने वाला कौन था। वो इवाको को झूठ बोलता है कि हमलावर वाकई एक यूनिक एट्रीब्यूट वाला स्टूडेंट है जैसा उसे शक था। वो बताता है कि वो स्टूडेंट कियोस्के है जो वॉइड एट्रीब्यूट वाला फर्स्ट ईयर है। योइची दावा करता है कि उसने कियोस्के को अपनी यूजुअल टॉर्चर लोकेशन पर बंधक बना रखा है और वो उससे जानकारी उगलवाने के लिए उसे इंटेरोगेट कर रहा है। उसने ये भी बताया कि कैसे उस स्टूडेंट ने मल्टी एट्रीब्यूट मैजिक यूज करने की बात कबूल की। ये सुनकर इवाको का ध्यान खिंचता है और वो पूछता है कि मल्टी एट्रीब्यूट मैजिक से उसका क्या मतलब है। बारीकियां तो अभी साफ नहीं थी, पर योइची थोड़ा और वक्त मांगता है ताकि वो कियोस्के के छुपे हुए राज जान सके। इसके अलावा काफी समय हो गया था जब प्रिंसिपल ने खुद किसी विक्टिम पर हाथ आजमाया हो। योइची इवाको से पूछता है कि क्या वो खुद उस स्टूडेंट के टॉर्चर और इंटेरोगेशन की कमान संभालना चाहेंगे। आमतौर पर इवाको इन चीजों में खुद नहीं पड़ता, पर एक बार के लिए ये बुरा आइडिया नहीं था। उसे किसी को तड़पाए काफी वक्त हो गया था और ये उस बच्चे को जेनरसली रीपे करने का अच्छा मौका था जिसने प्रिंसिपल और योइची दोनों के लिए इतनी मुसीबतें खड़ी की थीं। जब वो ये डिस्कस कर रहे होते हैं तभी इवाको का फोन बजता है। वो योइची को जाने के लिए कहता है और भरोसा दिलाता है कि वो बाद में खुद वेयरहाउस जाकर इसे संभाल लेगा। फिर वो फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से एक मजाक उड़ाती हुई औरत की आवाज आती है। वो उसे ग्रीट करती है और कल की मटेरियल्स की बिड में उसकी कंपनी को चुनने के लिए थैंक्स कहती है। इवाको उसका ये दिखावटी अंदाज बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे नाटक बंद करने को कहता है। फोन के दूसरी तरफ लीले कंपनी की सीईओ और पेंटाग्राम सेंट्स में से एक लीले रुआकी थी। वो नाटक छोड़ देती है और उसे याद दिलाती है कि वो दोनों पार्टनर्स हैं क्योंकि वो सरकार की सब्सिडीज आपस में शेयर कर रहे हैं। इवाको उसकी बकवास सुनने के मूड में नहीं था और वो ये कहकर बात खत्म करने की कोशिश करता है कि वो अभी बिजी है। वो उससे पूछती है कि उसे भला क्या काम हो सकता है क्योंकि वो तो एक एकेडमी का रूलर है जहां से उसकी पॉकेट्स हमेशा भरती रहती हैं। वो उसे कियोस्के और उसकी वॉइड एट्रीब्यूट के बारे में बताता है जिससे उसकी इंटरेस्ट जाग जाती है। वो जानती है कि वॉइड एट्रीब्यूट एक बेकार चीज है और वो सोचती है कि आखिर इवाको उस फेलियर के साथ क्या करना चाहता है। वो उसकी बात से सहमत होता है कि वॉइड एट्रीब्यूट कोई खास चीज नहीं है, लेकिन वो उसे याद दिलाता है कि चूंकि ये एक यूनिक एट्रीब्यूट है तो कुछ भी हो सकता है। उसे साफ लग रहा था कि इवाको अभी भी कोइचिरो मसाडो की टाइम एट्रीब्यूट मैजिक के बारे में सोच रहा है। प्रिंसिपल को उस आदमी का नाम सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था और वो इतनी जोर से चिल्लाता है कि आवाज की वजह से उसे फोन अपने कान से दूर करना पड़ता है। इवाको आज भी उतना ही शॉर्ट टेम्पर्ड था जब भी मसाडो का जिक्र आता था, पर वो उसे ब्लेम नहीं कर सकती थी। आखिरकार जैसे ही मसाडो ने अपनी टाइम एट्रीब्यूट पावर को अवेकन किया था, एडवेंचरर्स के बीच पावर का बैलेंस पूरी तरह बदल गया था। अपनी बात पूरी करने के बाद वो कॉल काट देती है और कहती है कि वो बाद में कांटेक्ट करेगी। इवाको गुस्से में फोन पटक देता है। उसे उस औरत से बात करना पसंद नहीं था और अपने पुराने लीडर का नाम सुनना तो बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ नाम सुनकर ही उसका खून खौलने लगा था और अब अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए ये परफेक्ट टाइम था। इवाको एक सुनसान वेयरहाउस की तरफ चल देता है। जंगल के अंदर जहां आइवाको और योइची अक्सर अपने पीड़ितों को टॉर्चर करते थे, वहां चलते हुए आइवाको सोच रहा था कि वो स्टूडेंट को किस तरह का टॉर्चर देगा। उसके दिमाग में कई तरीके चल रहे थे और क्योंकि वो अपना सारा गुस्सा मसादों पर नहीं निकाल पाया था, इसलिए उसने तय किया कि वो अपनी सारी भड़ास कियोस्के पर निकालेगा।
जब दरवाजा खुला तो अंदर एक खाली वेयरहाउस था जहां न तो कियोस्के था और न ही योइची। इवाको अभी समझ ही रहा था कि क्या चल रहा है, तभी योइची पीछे से अपनी स्वॉर्ड लेकर आया और सीधे आइवाको के चेहरे पर एम किया। लेकिन प्रिंसिपल ने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं और सिर्फ 2 उंगलियों के बीच में स्वॉर्ड को पकड़ लिया। योइची का ये सोचना कि ऐसा अटैक काम कर जाएगा, इसका मतलब था कि उसने अपने प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया था। इवाको ने अपने हाथ में एनर्जी चार्ज की ताकि वो योइची को एक सबक सिखा सके। पहले ही मसाडो का नाम सुनकर वो चिढ़ा हुआ था और इस छोटे से अटैक ने उसे गुस्से से पागल कर दिया। उसने योइची को मैजिकल चेन से बांधकर उल्टा लटका दिया और फिर एक जोरदार किक मारकर उसे दूर फेंक दिया, जिससे वो दर्द के मारे कराह उठा। साफ था कि अपनी और इवाको की स्ट्रेंथ के डिफरेंस को न समझकर योइची ने बहुत बड़ी गलती की थी। अब इवाको उसे पूरी तरह तोड़कर उसकी सारी इच्छाओं को खत्म करने ही वाला था कि तभी पीछे से एक गंभीर आवाज आई जो इवाको के बेवकूफ होने पर हंस रही थी। प्रिंसिपल ने पीछे मुड़कर देखा तो कियोस्के शांति से वेयरहाउस से बाहर आ रहा था। कियोस्के ने आइवाको को सुनाना जारी रखा और बताया कि कैसे वो हमेशा से लालची रहा है, जो ताकतवर के सामने घुटने टेकता है और कमजोरों का फायदा उठाता है। इवाको को अभी भी अंदाजा नहीं था कि वो किससे बात कर रहा है और उसने उसे याद दिलाने की कोशिश की कि वो एकेडमी का प्रिंसिपल है। लेकिन कियोस्के नहीं रुका। उसने आइवाको को एक हाइपोक्रिट कहा जिसने अपनी सेल्फिश डिजायर्स की वजह से खुद को बर्बाद कर लिया है। ये सुनकर आइवाको के सब्र का बांध टूट गया और उसने कियोस्के का स्टूडेंट नंबर मांगा ताकि उसे एक्सपेल कर सके। कियोस्के मुस्कुराया क्योंकि इवाको अभी भी उसकी असलियत नहीं पहचान पाया था। इतने समय की मेहनत के बाद अब आखिरकार वो लम्हा आ गया था जब वे दोनों अकेले में बात कर सकें। इवाको अब ठान चुका था कि वो कियोस्के को अपनी पावर का डिफरेंस दिखाएगा। उसने एडवांस्ड अर्थ एट्रीब्यूट मैजिक का इस्तेमाल करके चट्टानों से एक विशाल मुक्का जायंट फिस्ट बनाया ताकि कियोस्के को एक ही बार में खत्म कर सके। आमतौर पर कोई स्टूडेंट ऐसे अटैक से नहीं बच सकता था। उसने वो फिस्ट सीधे कियोस्के की तरफ भेजी जिसने कोई रिएक्शन नहीं दिया और ऐसा लगा कि वो पूरा अटैक झेल लेगा। जब अटैक लगा तो इवाको पागलों की तरह हंसने लगा। उसे लगा कि कियोस्के आसानी से खत्म हो गया है। धुआं छंटने के बाद वहां लाइफ का कोई साइन नहीं था और वेयरहाउस पूरी तरह तबाह हो चुका था। इवाको को थोड़ा पछतावा हुआ कि उसने वेयरहाउस तबाह कर दिया, क्योंकि अब उसे टॉर्चर के लिए नई जगह ढूंढनी होगी। वो वहां से जाने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि कियोस्के उसके सामने बिल्कुल सुरक्षित अनटच्ड खड़ा है। कियोस्के मलबे से बाहर आया और उसे याद दिलाया कि वो सिर्फ बात करना चाहता था, वायलेंस नहीं। प्रिंसिपल को यकीन नहीं हो रहा था कि एक मामूली स्टूडेंट उसके एडवांस्ड मैजिक से बच गया। आज तक कोई स्टूडेंट इतना पावरफुल नहीं हुआ था। अब इवाको गुस्से में चिल्लाया और पूछा कि आखिर वो है कौन। कियोस्के मुस्कुराया और फिर से वही सवाल किया कि क्या वो अब भी नहीं पहचाना। इवाको के बार बार पूछने पर कियोस्के ने फिर से उसे याद दिलाने की कोशिश की। तब इवाको ने गौर किया कि इस लड़के के बोलने का तरीका और मैनरिज्म बिल्कुल मिसाटो जैसा है। पुराना मंजर याद आते ही इवाको डर के मारे पीछे हटने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मिसाटो वापस आ सकता है, क्योंकि उसने खुद पोर्टल लॉक करके उसकी मौत पक्की की थी। उसे लगा कि शायद कियोस्के कोई नाटक कर रहा है, क्योंकि उसने हाल ही में मिसाटो के बारे में न्यूज देखी होगी। उसके लिए मिसाटो कुआचिरो मर चुका था। इवाको ने अपने हाथों में विंड मैजिक और चारों तरफ अर्थ मैजिक जमा किया ताकि एक और हैवी अटैक कर सके। कियोस्के ने उसकी इस हरकत पर अफसोस जताया, क्योंकि इवाको आज भी वैसा ही था, सिर्फ वही मानता था जो उसके लिए कन्वीनियंट हो। इवाको ने धमकी दी कि अगर वो करीब आया तो वो ब्लास्ट कर देगा। कियोस्के बिना डरे आगे बढ़ता रहा और अपनी खुद की मैजिक ब्लास्ट चार्ज की। उसे समझ आ गया था कि इवाको ने दूसरों की बातों में आकर मिसाटो को बिट्रे किया था। मिसाटो का नाम सुनते ही इवाको ने अपना अटैक छोड़ दिया, लेकिन कियोस्के ने फायर मैजिक के एक ही स्वाइप से उसे नलिफाई कर दिया। हवा साफ हुई तो इवाको हैरान रह गया, क्योंकि कियोस्के ने ठीक उसी टेक्निक का इस्तेमाल किया था जो मिसाटो ने 20 साल पहले गेट डिजास्टर के दौरान की थी। अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये वाकई मिसाटो था जो रिवेंज लेने आया था। इवाको घुटनों के बल गिर गया और उसे सब याद आने लगा कि कैसे उन्होंने उसे डंजन में सील किया था। कियोस्के ने कन्फर्म किया कि उसे सच में फंसाया गया था और वो निराशा की गहराइयों में था। इवाको ने आखिरकार मान लिया कि ये मिसाटो ही है। कियोस्के मुस्कुराते हुए उसके करीब आया, जैसे उसे खुशी हो कि इवाको को सब याद आ गया। इवाको ने फिर से पूछा कि क्या वो वाकई मरा हुआ मिसाटो कुइचिरो है। बिना जवाब का इंतजार किए इवाको फिर से खड़ा हुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 20 साल बाद वो वापस आ सकता है। उसने फिर से विंड मैजिक से अटैक किया, जिसे कियोस्के ने आसानी से स्टेप बैक करके अवॉइड कर दिया। इवाको ने उसे चैन नहीं लेने दिया और एक बड़ी रॉक फिस्ट ऊपर से गिराई, पर कियोस्के बिना किसी घबराहट के उसे भी डॉज कर गया। इवाको का गुस्सा और बढ़ गया कि एक छोटा सा लड़का उसके सारे अटैक्स को इतनी आसानी से चकमा दे रहा है। उसे अपनी प्राइड बचानी थी, क्योंकि गोल्डन सीकर के दिनों में दूसरे पेंटाग्राम सेंट्स उसे डरपोक कहते थे।
उसने साबित करने के लिए कि वो कमजोर नहीं है, एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक डेवलप की थी जिस पर उसने 20 साल काम किया था। उसने अपने चारों तरफ विंड और अर्थ मैजिक इकट्ठा किया जिससे पूरा इलाका काला पड़ गया। ये उसका सबसे शक्तिशाली ड्यूअल मैजिक अटैक था। उसने अपनी हथेली से हवा और पत्थरों की बौछार सीधे कियोस्के की तरफ की, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका एक्सप्लोजन हुआ। धमाके के बाद इवाको बुरी तरह हाँफने लगा, क्योंकि इसमें उसकी बहुत एनर्जी खर्च हुई थी। जब धूल कम हुई और कियोस्के कहीं नहीं दिखा तो इवाको खुशी से हंसने लगा कि उसने आखिरकार महान मिसाटो कुइचिरो को हरा दिया। उसने ताना मारा कि क्या उसे लगा था कि 20 साल बाद भी वो वही पुराना डरपोक रहेगा जो सिर्फ लूट इकट्ठा करता था। वो अपनी ताकत का बखान कर ही रहा था कि अब वो पेंटाग्राम सेंट्स में सबसे स्ट्रांग बनेगा। तभी धूल के पीछे से एक आवाज आई। कियोस्के बिल्कुल सुरक्षित बाहर आया और अपने शरीर से मिट्टी झाड़ने लगा। वो थोड़ा इम्प्रेस्ड भी था कि इवाको ने इतनी पावरफुल मैजिक सीख ली है, पर अब कियोस्के की बारी थी अपना गुस्सा निकालने की। इवाको को आखिरकार समझ आ गया कि उसके सामने खड़ा शख्स एक मॉन्स्टर है। फिर भी उसने हार नहीं मानी और एक और अर्थ फिस्ट से हमला किया, लेकिन कियोस्के ने वाटर मैजिक से उसे आसानी से डिसॉल्व कर दिया। पूरे फाइट के दौरान इवाको बस हाथ पैर मार रहा था और कियोस्के उसे थकने का मौका दे रहा था। आखिर में कियोस्के ने तंग आकर एक विंड अटैक से इवाको को पीछे धकेला, जिससे वो एक पेड़ से जा टकराया। जैसे ही कियोस्के फायर एनहांस्ड फिस्ट लेकर उसके पास पहुंचा, इवाको डर के मारे गिड़गिड़ाने लगा और माफी मांगने लगा। उसने अपनी जान की भीख मांगी और 20 साल पहले जो हुआ उसके लिए सॉरी कहा। वो कियोस्के की एम्पैथी का फायदा उठाना चाहता था ताकि वो उसे छोड़ दे, लेकिन कियोस्के उसकी चालें समझ गया था। ये वही तरीका था जिससे उन्होंने उसे पहले फंसाया था। उसने साफ कह दिया कि अब वो उसका दोस्त नहीं है, बल्कि डीमन ऑफ रिवेंज बन चुका है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने इवाको के चेहरे पर मुक्कों की बरसात कर दी और उसे अधमरा कर दिया। होश खोने से पहले इवाको को एहसास हुआ कि उसे मिसाटो से पंगा नहीं लेना चाहिए था। कियोस्के ने उसे जान से नहीं मारा क्योंकि उसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। थोड़ी देर बाद जब इवाको को होश आया तो वो कियोस्के को देखकर फिर से डर के मारे चिल्लाने लगा। कियोस्के ने उसे शांत किया और उसका फोन छीन लिया। उसे पेंटाग्राम सेंट ली के बारे में जानकारी चाहिए थी। कॉल लॉग से पता चला कि उन दोनों की आज ही बात हुई थी। डर के मारे इवाको ने सब उगल दिया कि ली 3 दिन में जापान आ रही है। कियोस्के खुश हुआ कि उसका एक टारगेट खुद उसके पास आ रहा है। उसने इवाको को फोन वापस दिया और ऑर्डर दिया कि वो ली के साथ नॉर्मल व्यवहार करे। उसने चेतावनी दी कि अगर उसने उसकी आइडेंटिटी रिवील की तो उसके दिल पर लगा एक स्पेशल स्पेल तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और उसका दिल आग से फट जाएगा। इवाको डर के मारे जम गया। जाते जाते कियोस्के ने उसे वादा निभाने को कहा। हालांकि सच तो ये था कि कियोस्के ने ऐसा कोई जादू नहीं किया था, पर वो इवाको की फितरत जानता था। इवाको कितना डरपोक है, ये देखकर साफ था कि उसका ये छोटा सा ब्लफ वैसे ही काम करेगा जैसे उस पर कोई स्पेल डाल दी गई हो। वो इवाको पर एब्सोल्यूट हिप्नोसिस का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि वो आदमी पूरी तरह डिस्पेयर, निराशा में रहे, पर फिर भी अपना सेंस ऑफ सेल्फ बरकरार रखे। 3 दिन बीत जाते हैं और एक इनकंस्पिक्यूअस फ्लाइट जापान की तरफ बढ़ रही है। ले रुआकी इसी फ्लाइट पर है और वो बोरियत में खिड़की के बाहर देख रही है। तभी उसका एक बॉडीगार्ड उसे इन्फॉर्म करता है कि वे बस पहुंचने ही वाले हैं। फ्लाइट अटेंडेंट पीछे की तरफ जाकर पैसेंजर्स को अनाउंस करने ही वाली होती है कि प्लेन जल्द ही जापान पहुंच जाएगा, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, उसके साथ कुछ होता है और वो माइक में ही चीख पड़ती है। आर्म्ड मैन का एक ग्रुप प्लेन को हाईजैक कर लेता है और फ्लाइट अटेंडेंट को गन पॉइंट पर ले लेता है। उनमें से एक आदमी निहत्थे सिविलियंस की तरफ अपनी गन पॉइंट करता है और सबको फर्श पर लेटने का ऑर्डर देता है। बिना किसी हिचकिचाहट के लियोय खड़ी हो जाती है और जब वो आदमी चिल्ला रहा होता है, वो प्लेन के पीछे की तरफ चलने लगती है। फिर पलक झपकते ही वो उनमें से एक आदमी के सामने पहुंचती है, उसका कॉलर पकड़ती है और मैजिक का इस्तेमाल करके उसे जमीन पर पटक देती है। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, वो दूसरे आदमी की तरफ दौड़ती है जिसने फ्लाइट अटेंडेंट को हॉस्टेज बनाया हुआ था और एक क्विक पाम स्ट्राइक से उसे नॉकआउट कर देती है। कुछ ही सेकंड्स में दोनों क्रिमिनल्स ढेर हो जाते हैं और पैसेंजर्स ऊपर देखते हैं तो लीले रुऑक्सी को उनकी बेहोश बॉडीज के ऊपर खड़ा पाते हैं। प्लेन बिना किसी और मुसीबत के लैंड हो जाता है और लॉ एनफोर्समेंट उन अपराधियों को अपने साथ ले जाती है। एयरपोर्ट का ओनर खुद ली को थैंक यू बोलने आता है, क्योंकि उसने बहुत ही जल्दी और साइलेंटली इन क्रिमिनल्स को हैंडल कर लिया था। ले बस इस बात से खुश है कि वो कोइंसिडेंटली उसी प्लेन में थी जिसमें हाईजैकर्स आ गए। उसकी वजह से प्लेन की रेप्यूटेशन खराब होने से बच गई, पर उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह थी कि वो क्रिमिनल्स एक स्पेशल टाइप की गन इस्तेमाल कर रहे थे जो डिटेक्टर्स में पकड़ में नहीं आती। हाल ही में ऐसे कई ग्रुप सामने आए हैं जिनके पास डंजन से मिले मटेरियल से बने गियर हैं। इसीलिए लीले का प्लान है कि वो अपने स्टाफ को भी वही स्पेशल सेल्फ डिफेंस गियर देगी।
वो ओनर के कंधे पर हाथ रखती है और सीधे तौर पर कहती है कि उसे वही गियर चाहिए जो उसका एयरपोर्ट इस्तेमाल करता है। वो तुरंत समझ जाता है कि उसे क्या करना है और अपना सिर झुकाकर उसे अश्योर करता है कि वो ये काम करवा देगा। जैसे ही वे एयरपोर्ट के अंदर ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां कोई उनकी बातें न सुन सके, ली एक फोन कॉल करती है और दूसरी तरफ के लोगों को हाईजैकर्स को रिलीज करने के लिए कहती है। असल में वो हाईजैकर्स उसी ने भेजे थे ताकि वो उन्हें हराकर हीरो बन सके और डे सेव कर सके। ऐसा करके उसने एयरपोर्ट ओनर के साथ डील भी पक्की कर ली और उसे काफी पब्लिसिटी भी मिल गई। जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकलती है, फैंस की एक भीड़ उसका इंतजार कर रही होती है। वे सब उसे एक हीरो ले रॉक्सी के रूप में देखते हैं और वो उनकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और वेव करती है। इसके बाद वो टोकुगो एडवेंचरर ट्रेनिंग एकेडमी पहुंचती है और बिजनेस डिस्कस करने के लिए इवाको के ऑफिस जाती है। वो अभी भी उस वॉइड एट्रीब्यूट वाले स्टूडेंट के बारे में क्यूरियस है जिसका जिक्र इवाको ने फोन पर किया था। वो जानना चाहती है कि उस स्टूडेंट की इन्वेस्टिगेशन में क्या प्रोग्रेस हुई है। इवाको थोड़ा हकलाता है पर मान लेता है कि वो सब बस एक फॉल्स अलार्म था। उसके चेहरे पर जो पट्टियां और जख्म है, लीरॉय को उनसे कोई मतलब नहीं है और न ही वो उनके बारे में पूछती है। इसके बजाय वो सीधे डिस्कशन के मेन पॉइंट पर आती है। अब जब उसने कंफर्म कर लिया है कि वो वॉइड एट्रीब्यूट वाला स्टूडेंट महज एक वेस्ट ऑफ टाइम है, इवाको अभी भी उस स्पेल को लेकर डरा हुआ है जो कियोस्के ने उसके दिल पर रखने का दावा किया था। वो पूरी तरह नॉर्मल दिखने की कोशिश करता है ताकि उस पर कोई शक न हो। लिवाकी अपना कप नीचे रखती है और अपनी चर्चा के मेन पॉइंट पर आती है, जो कि एक नई ड्रग है जिसे उसकी कंपनी डेवलप कर रही है। उन्हें अब एक्सपेरिमेंटेशन के लिए अगला गिनीपिग चुनना होगा और वो इसके लिए एकेडमी के स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करना चाहती है। कियोस्के कमरे से कनेक्टेड एक ईयरपीस के जरिए ये सारी बातचीत सुन रहा है। वो जो कुछ भी सुन रहा है उससे उसे बहुत घिन आती है और इससे उसका फैसला और भी मजबूत हो जाता है। अब उसके रिवेंज के डिस्पेयर को झेलने वाला अगला इंसान लेरुआकी होगी। अपने घर वापस आकर कियोस्के दिन भर की न्यूज देखता है और अपने प्लान के बारे में सोचता है। न्यूज में लेरुओकी के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसे हाल ही में जापान आई है। उसे उन हाईजैकर्स को पकड़ने के लिए काफी प्रेज किया जा रहा है, पर कियोस्के अपने प्लान में इतना डूबा हुआ है कि उसे इन न्यूज सेगमेंट्स की परवाह नहीं है। लेरुआकी उन लोगों में से एक है जिन्होंने 20 साल पहले उसे बिट्रे किया था। अपनी रिसर्च से उसे पता चला है कि वो डंजन्स के मटेरियल से यूनिक वेपन्स बनाती है और उनसे उसने काफी दौलत कमाई है। पर इवाको के साथ उसकी बातचीत से ये साफ है कि वो स्कूल और स्टूडेंट्स का गलत इस्तेमाल कर रही है। ऊपर से वो खुद को एक हीरो दिखाती है, पर पर्दे के पीछे वो दूसरों का एडवांटेज उठाती है। कियोस्के ये सब अपनी आंखों के सामने होने नहीं दे सकता। वो स्कूल जाता है और सोचने की कोशिश करता है कि आगे क्या किया जाए। लेरुआकी से बदला लेने की बात कहना एक अलग चीज है, पर उसे ये नहीं पता कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए। जब से लेरुआकी स्कूल के अफेयर्स में इन्वॉल्व हुई है, सिक्योरिटी काफी टाइट हो गई है। इसलिए अभी के लिए वो बस सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट कर सकता है और किसी ओपनिंग की तलाश कर सकता है। जब वो हॉल से गुजर रहा होता है, असाही उसे क्लास के रास्ते में मिलती है। वो नोटिस करती है कि वो लीले रोकी के बारे में एक आर्टिकल पढ़ रहा है और वो ये नहीं छुपाती कि वो उस बड़ी औरत को कितना पसंद करती है। बातचीत के दौरान वो ग्रेट स्नेक ऑफ चोंगशान नाम की किसी चीज का जिक्र करती है जो बहुत पॉपुलर है। ये एक क्लैन है जिसे ली ने बनाया था और इसमें कई पावरफुल मेंबर्स हैं। ये मुमकिन है कि काले सूट्स में जो आदमी ली को गार्ड कर रहे थे वे भी इसी क्लैन से हों। स्कूल के कई स्टूडेंट्स भी इस क्लैन और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करने का प्लान बना रहे हैं। वो उससे पूछती है कि उसके प्लान्स क्या हैं और शुरू में वो कहना चाहता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि उस क्लैन का इस्तेमाल करना ली के करीब पहुंचने का एक परफेक्ट रास्ता हो सकता है। वो एक फैसला करता है और असाही को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसकी वजह से उसे अपनी आगे की राह मिल गई। वो वहां से चला जाता है और असाही को समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहा था, पर वो खुश है कि उसने मदद की। इवाको के ऑफिस में प्रिंसिपल अपना काम कर रहा होता है जब उसका फोन बजता है और वो डर के मारे उछल पड़ता है। ये कियोस्के का फोन है। उसे इवाको से एक फेवर चाहिए जो अगली बार ली के उससे कांटेक्ट करने से रिलेटेड है। इसी बीच एक सिक्योर रिसर्च लैब में लैब कोट्स पहने लोग घूम रहे हैं, जबकि एक स्टूडेंट जमीन पर घुटनों के बल बैठा है, जंजीरों में जकड़ा हुआ और काफी डिस्ट्रेस में है। लैब का दरवाजा खुलता है और लेरॉक्सी अंदर आती है और मजाक उड़ाते हुए उस लड़के से पूछती है कि वो कैसा महसूस कर रहा है। स्टूडेंट उससे भीख मांगता है कि उसे वो अजीब ड्रग इंजेक्ट करना बंद कर दें वरना वो पक्का मर जाएगा। लेरॉक्सी उसे लात मारकर जमीन पर गिरा देती है और कहती है कि शिकायत करना बंद करे। आखिरकार अगर ड्रग टेस्ट सफल रहे तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाएगा और उसे बस एक छोटा सा लैब रैट बने रहना है। वो चुटकी बजाती है और 2 रिसर्चर्स उस स्टूडेंट के पास आकर उसे उस अजीब दवा की एक और डोज लगा देते हैं।
स्टूडेंट बचने की कोशिश करता है, पर जैसे ही ड्रग उसके सिस्टम में जाता है वो अजीब आवाजें निकालने लगता है और चिल्लाता है, फिर एकदम शांत हो जाता है। ऐसा लगता है कि इस बार दवा ने उसकी बोलने की क्षमता, लैंग्वेज एबिलिटी छीन ली है। ऐसा लग रहा है कि अगर लैब रैट के पास कम से कम थोड़ी मैजिक स्किल ना हो तो ड्रग काम नहीं करेगा। उन्हें अभी और डेटा की जरूरत है और उसके लिए उन्हें और टेस्ट सब्जेक्ट्स चाहिए होंगे। इसके लिए वे ग्रेट स्नेक ऑफ चियांगशॉन क्लान की रिक्रूटमेंट रख सकते हैं, जो असल में टेस्ट सब्जेक्ट्स के लिए ताकतवर लोगों को इकट्ठा करने का एक तरीका होगा। वो इवाको को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या उसे टेस्ट सब्जेक्ट्स वाली बात याद है। अभी उसे कोई ऐसा चाहिए जो मैजिक में माहिर हो, और वो चाहती है कि इवाको अकेडमी से कुछ स्टूडेंट्स को उसके लिए चुने। इवाको इसके बजाय उसे अकेडमी में ही एक सिलेक्शन रखने का आइडिया देता है। इस तरह वे बिना किसी शक के सीधे काबिल लोगों को ढूंढ पाएंगे। लेरुआकी को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो तुरंत सिलेक्शन की प्लानिंग शुरू कर देती है। दूसरी तरफ इवाको चैन की सांस लेता है। उसने वही किया जो क्योस्के ने उससे कहा था। तो अब गेंद हमारे एमसी के पाले में है। अगले दिन लिवाकी का एक गार्ड स्टूडेंट्स को अनाउंस करता है कि ग्रेट स्नेक ऑफ चियांगशॉन नए रिक्रूट्स के लिए एक सिलेक्शन एग्जाम रखने जा रहा है। स्टूडेंट्स एक पॉपुलर क्लैन को ज्वाइन करने के मौके से काफी एक्साइटेड हैं, पर क्योस्के बस इत्मीनान से मुस्कुराता है। ऐसा लगता है कि ली के करीब पहुंचने का रास्ता आखिरकार खुल गया है। सिलेक्शन एग्जाम के लिए इच्छुक स्टूडेंट स्कूल के स्पोर्ट्स फील्ड में इकट्ठा होते हैं। लेरुआकी का पर्सनल गार्ड आता है और एग्जाम के रूल्स बताता है। जैसे ही वो नियम बता रहा होता है कि उसके तय करता है कि उसे ये सिलेक्शन एग्जाम हर हाल में पास करना है ताकि वो ली के करीब पहुंच सके। इस बार उसकी अप्रोच इवाको वाली अप्रोच से अलग होनी चाहिए। पहले उसने अटेंशन से बचने की कोशिश की थी, पर इस बार उसे लिले के राइट हैंड मैन यांग शिन्यू और बाकी एग्जामिनर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचना होगा। इसके लिए वो अपनी पावर का थोड़ा प्रदर्शन करने का फैसला करता है। अनाउंसमेंट्स के बाद क्योस्के सीटिंग एरिया की तरफ जाता है ताकि प्रिलिमिनरी शुरू होने का इंतजार कर सके। असाही उसके पास आती है और बताती है कि वो भी एग्जाम देने वाली है, जिसे सुनकर क्योस्के को अच्छा नहीं लगता। वो नहीं चाहता कि वो इस पूरे झमेले में फंसे। असाही खुद जानती है कि वो उन पावरफुल स्टूडेंट्स के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती, पर उसके अपने रीजंस हैं। वो अपना बेस्ट देने का फैसला करती है और क्योस्के को गुड लक बोलती है। एग्जाम्स शुरू होते हैं और सबसे पहले मैजिकल पावर को मेजर किया जाता है। गार्ड्स एक ऑर्बी लेकर आते हैं जो छूने वाले की मैजिक पावर को विजुअलाइज करता है। स्टूडेंट्स को एक एक करके आगे बढ़ना है और अपनी मैजिकल पावर उस ऑर्बी में डालनी है, जिसके आधार पर उन्हें ग्रेड किया जाएगा। पहले ग्रुप के स्टूडेंट्स एग्जामिनर को ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाते और वो सबको एवरेज मार्क्स देता है। फिर क्योस्के की बारी आती है और वो शान से ओआरबी की तरफ बढ़ता है और जाते हुए एग्जामिनर को अपना कार्ड दिखाता है। वो आदमी एक लेवल 30 वॉइड यूजर को देखकर ज्यादा उम्मीद नहीं रखता, लेकिन उसकी उम्मीदें तब धरी की धरी रह जाती हैं जब क्योस्के एक मैसिव अमाउंट में मैजिकल पावर रिलीज करता है, जिससे वो ओआरबी इतनी तेज चमकता है कि वहां मौजूद हर कोई लगभग अंधा हो जाता है। वे यकीन ही नहीं कर पाते कि कोई सिर्फ पहले टेस्ट में इतना पावरफुल हो सकता है। जैसे ही रोशनी कम होती है, क्योस्के शांति से वहां से चल देता है और एग्जामिनर उसे एस ग्रेड देता है। अगला टेस्ट मैजिक स्किल्स का है, जहां स्टूडेंट्स को अपने एट्रीब्यूट्स का प्रदर्शन करना है। क्योस्के मिट्टी का एक गोला लंप ऑफ अर्थ बनाता है जो एक बेसिक स्पेल है, पर फिर वो पानी का गोला बनाता है जो कि चौंकाने वाला है, और उसके बाद वो आग, बिजली और हवा, फायर, लाइटनिंग, एयर के गोले भी बना देता है और उन सबको एक साथ मेंटेन करता है। ये सभी बेसिक एट्रीब्यूट्स के मैजिक को एक साथ कास्ट करना एक ऐसा कारनामा था जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। ये वॉइड एट्रीब्यूट की ताकत है जिसका लोग अब तक मजाक उड़ाते आए थे। असाही उसकी परफॉर्मेंस के बाद उसे बधाई देने आती है, पर अब उसकी बारी है अपनी मैजिक साबित करने की। वो कुछ सूखे और मरे हुए पौधों के पास जाती है और उन पर लाइट मैजिक इस्तेमाल करती है, जिससे वे तुरंत जिंदा और हरे भरे हो जाते हैं। दूसरे स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो सिर्फ मरे हुए पौधों को जिंदा कर सकती है, पर क्योस्के उसकी स्किल की सही वैल्यू जानता है। उसके पास लाइट एट्रीब्यूट मैजिक है जो उसके वॉइड एट्रीब्यूट जितना ही रेयर है, जिसका मतलब है कि वो भी उसके जितनी पावरफुल बन सकती है। पर एग्जामिनर्स के लिए उसे इवैल्यूएट करना मुश्किल होगा क्योंकि ये बहुत रेयर है। उसे उसके लिए बुरा लगता है, पर उसे लगता है कि बेहतर होगा कि वो इस झमेले में ना फंसे। पर क्योस्के की सोच के विपरीत यांग सेनू उसका नाम एक टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर लिख लेता है। सारे एग्जाम्स के बाद आखिरी स्टेज एग्जामिनर्स के साथ एक पर एक ड्यूएल द्वंद्व की है। ये एग्जामिनर्स ग्रेट स्नेक ऑफ चोंगजान के मेंबर्स हैं, तो नेचुरली स्टूडेंट्स के पास जीतने का कोई मौका नहीं है। पर यह लड़ाई हार जीत के बारे में नहीं है, बल्कि इवैल्यूएशन के बारे में है। यांग शिनू को पता है कि कोई स्टूडेंट उनसे नहीं जीत सकता। क्योस्के की बारी आती है और उसका सामना सबसे टफेस्ट दिखने वाले एग्जामिनर से होता है।
उसने अपनी परफॉर्मेंस से पहले ही काफी शोर मचा दिया था, तो वो टीचर उसे हराकर ये साबित करना चाहता है कि कॉम्बैट में ये टेस्ट रिजल्ट्स कोई मायने नहीं रखते। कियोस्क विनम्रता से मान जाता है और कहता है कि वो इस लड़ाई से काफी कुछ सीखने के लिए एक्साइटेड है। एग्जामिनर एक ही हिट में इसे खत्म करना चाहता है और अर्थ मैजिक से एक बड़ा हमला करता है। कियोस्क पर कई शॉट्स फायर करता है। स्टूडेंट तुरंत उसे विंड मैजिक से ब्लॉक कर देता है और उस अटैक को काउंटर करके वापस एग्जामिनर की तरफ भेज देता है। उसे यकीन नहीं होता कि एक मामूली स्टूडेंट उसके मैजिक को एक झटके में तबाह कर सकता है, पर जब तक वो ऊपर देखता है कियोस्क वहां से गायब हो चुका होता है। फिर वो उस आदमी के पीछे प्रकट होता है और उसकी गर्दन पर वाटर मैजिक से बनी एक नुकीली बर्फ आइसिकल रख देता है। तुरंत उसे विनर घोषित कर दिया जाता है और कियोस्क एग्जाम में टॉप करता है। यांग शिन्यू को यकीन नहीं होता कि कोई स्टूडेंट उनके क्लैन के बंदे को हरा सकता है और वो सोचने लगता है कि आखिर ये कियोस्क है कौन। बाद में वो लीले रॉकी को कॉल करके एग्जाम की डिटेल्स देता है। वो उससे पूछती है कि क्या उसे कोई इंटरेस्टिंग टेस्ट सब्जेक्ट मिला और वो एक खास स्टूडेंट का जिक्र करता है जिसने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और जिसके पास वॉइड एट्रीब्यूट है। जैसे ही लेरॉक्सी ये सुनती है उसे समझ आ जाता है कि ये वही स्टूडेंट है जिसे ईवा को ढूंढ रहा था। अब उसे लग रहा है कि उसके हाथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गिनी पिग लग गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो एनिमे YouTube 999 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।